गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल का ये आज चौथा एपिसोड है। हम लोगों ने अभी तक 3 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है। आप इस तीनों एपिसोड को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये जो लास्ट एपिसोड 3 था, इसमें हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से टेंस होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और ये सेंटेंस कैसे एडजस्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता है। टेंस का क्या भूमिका होता है एक सेंटेंस क्रिएशन में, ये मैंने पिछले के वीडियो में बता दिया था। आज का ये वीडियो जहाँ पर हम रुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में ता है ती है रहता है, अर्थात रिपीटेड वाले वर्क जो रिपीटेड होते हैं, गैप होते हैं, रिपीटेड होते हैं, गैप होते हैं। और एक पार्ट मैंने किया था जिसमें बताया था कि ये इंट्रोडक्टरी होता है, स्थिति अवस्था गुणदोष को बताता है। तो हमने पहला फेज स्टार्ट किया था वो रिपीटेड गैप वाला, जिसमें एक जगह पर आगे हम लोग रुके थे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, जिसमें हम V2, V3, V4 का प्रयोग नहीं करेंगे और V1, V5 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इतना बता देने के बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि V1 हम कहाँ पे लगाए और V5 कहाँ पे लगाए। ये पिछले वीडियो तक कर दिया गया था। आज इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच कीजिए ताकि ये मैसेज, ये नॉलेज सभी तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि V1 का प्रयोग कहाँ पे होगा और V5 का प्रयोग कहाँ पे होगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। मतलब प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 1 में क्या होगा, एक ट्रिक्स होगा, हम ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। ये विषय को हम लोग पहले ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, कहां पर V1 और V5 लगाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे कि कहां पर V1, V5 लगाएंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से जब हम लोग समझेंगे तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोनाउन को हमको समझना पड़ेगा। प्रोनाउन नहीं समझने से भी चलेगा, लेकिन प्रोनाउन के बारे में प्रारंभिक ज्ञान जरूरी है। वे प्रोनाउन होता क्या है जिसे हम नाउन के जगह पर लगा देते हैं, वो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है और वह क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो यहां पर 2 सेंटेंस है, राम एक अच्छा लड़का है और वह क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो राम है और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वह है। तो यहां पर हम प्रश्न अगर पूछे आपसे कि राम एक अच्छा लड़का है और वह क्रिकेट भी अच्छा खेलता है, तो क्रिकेट अच्छा कौन खेलता है, वह यहां पर कौन है, तो वह यहां पर राम है। तो राम नाउन है, लेकिन
हम राम के जगह पर वह शब्द का प्रयोग कर दिए। तो ये जो वह शब्द का प्रयोग किए, ये वह है प्रोनाउन, ये ही हो जाएगा प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन जो है ये 11 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं। मैं इन 11 प्रकार को भी पढ़ाऊंगा जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। तो मैं सिर्फ इस पे एक ही बात पर चर्चा करेंगे अभी, और वो है पर्सनल प्रोनाउन। जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब हम लोग जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसे अगर हम पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर बांटे तो वो 3 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। 3 कैटेगरी क्या है? तो एक है, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। ये पर्सन 3 प्रकार के। अब ये पर्सन जो हैं, जैसे पर्सन को अगर हम ये सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन फर्स्ट पर्सन में है, कौन सेकंड पर्सन में है और कौन थर्ड पर्सन में है, तो इसको संख्या के आधार पर अगर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कलम, और यहां पर अगर हम ले लेते हैं बहुत सारे कलम हैं तो यहां पर हम कलमे बोलेंगे, या मार्कर के बहुत सारे पेन हैं, तो ये एक कैटेगरी है और ये एक कैटेगरी है। यानी एक और एक से अधिक 2 कैटेगरी में बांटेंगे, जिसमें सिर्फ एक की बात होगी वो सिंगुलर होगा और एक से अधिक की बात होगी तो वह प्लूरल होगा। अर्थात इसको हम संख्या के रूप में, नंबर के रूप में 2 भागों में बांट देंगे, एक अकेला एक और एक से अधिक, मतलब एक ओनली वन और एक मोर देन वन, मोर देन वन। एक हो गया ओनली वन, एक मोर देन वन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो हम और हम लोग होते हैं। हम मतलब आई और हम लोग मतलब वी। हम और हम लोग के अलावा दुनिया में कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे तो उस पर भी बात करेंगे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। और दुनिया में यू और यू को छोड़कर कोई भी सेकंड पर्सन नहीं होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को अगर आप याद रख लेते हैं तो बाकी जो भी है वो थर्ड पर्सन। इसमें ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, एनी नेम आ जाएगा, कोई भी चीज जो थर्ड पर्सन है इसमें आ जाएगा। और इसका प्लुरल रूप जो होता है वो दे होता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझेंगे तो बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वो होता है थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड पर्सन होता है। एक्चुअली ये मेरा घर जो है वो एकदम रोड के किनारे है। अक्सर गाड़ियां आती जाती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ कभी कभी हो जाता है। आप इसको थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर से शुरू होते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। मैं जिस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे कलम के बारे में बोला या फिर बोर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, ये सेकंड पर्सन है, सॉरी थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से हम कोई भी वस्तु को बांट सकते हैं। अब देखिए, इस पर हम एक ट्रिक्स लगा देते हैं। सिर्फ याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के अलावा कोई नहीं होता है, कोई है ही नहीं। यानी ये 2 ही है जो फर्स्ट पर्सन है, इसके अलावा कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है। और 2 ही है जिसके अलावा सेकंड पर्सन नहीं है।
एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने तुम और तुम लोग दोनों का इंग्लिश यू बना दिया है, लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब 1600 साल जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसके पीरियड तक इस यू का इंग्लिश जो था यू, ये यू दौ कहलाता था। बहुत सारे कविताओं में आपको दौ मिलेगा, शेक्सपियर के स्टोरीज में, उसके नॉवेल्स में आपको दौ मिलेगा। तो दौ, अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में दौ को हटा के यू कर दिया है, दोनों यू। तो एक ट्रिक्स और बताता हूं, अगर किसी हिंदी वर्ड का, जैसे मैं हिंदी वर्ड लिख रहा हूं कलम, अगर इस कलम का इंग्लिश आई ना हो, वी ना हो और यू ना हो, अगर ये तीनों नहीं है तो ये कलम निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है, निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। जैसे हम लिखते हैं राजेश, राजेश का इंग्लिश क्या आई लिखेंगे? नहीं। वी लिखेंगे? नहीं। यू लिखेंगे? नहीं। तो निश्चित रूप से राजेश थर्ड पर्सन है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि पेड़, पेड़ का इंग्लिश आई लिखेंगे? नहीं। वी लिखेंगे? नहीं। यू लिखेंगे? ये भी नहीं। तो निश्चित रूप से पेड़ जो है वो थर्ड पर्सन है। अब हमको ये देखना है कि पेड़ एक है या अनेक है। अगर एक है तो यह सिंगुलर पर्सन कहलाएगा। लेकिन ऐसा रहता किताबें, किताबें, किताबें का इंग्लिश आई लिखेंगे? नहीं। किताबें का इंग्लिश वी लिखेंगे? नहीं। किताबें का इंग्लिश यू लिखेंगे? नहीं। तो किताब निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। अब बात है कि किताबें जो शब्द है यह एक है या एक से अधिक चीज को इंडिकेट करता है। तो सुन के ही लग रहा है कि एक से अधिक चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो यह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। यानी थर्ड पर्सन को हमको पहचानना है, फिर हमको देखना है कि वो सिंगुलर है, मतलब एक है या एक से अधिक है। अगर एक से अधिक है तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहलाएगा, और एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे मार्कर, मार्कर का इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे? नहीं। यू लिखेंगे? नहीं। वी लिखेंगे? नहीं। तो निश्चित रूप से ये थर्ड पर्सन हो गया। अब ये थर्ड पर्सन, अब इसको हम कौन से नंबर पे रखेंगे? सिंगुलर नंबर पर या प्लूरल नंबर पर? तो इसका अगर सुनने से पता चलता है कि एक ही है तो ये सिंगुलर नंबर हो गया, और सुनने से पता चलता है कि एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर हो गया। तो ये मार्कर अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं। तो कोई भी चीज, जिसे आपको दो चीज पता करना है, क्या पता करना है? कि ये कौन सा पर्सन है और कौन सा नंबर है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे राम, इसमें पता करना है कि ये कौन सा पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन है। और राम से पता चलता है कि एक है या एक से अधिक है। एक है तो सिंगुलर नंबर है, तो TPSN हो गया। तो ये TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको V5 लगाना है, और बाकी सब के साथ, बाकी सब के साथ, सब के साथ आपको V1 लगाना है। रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब के साथ आपको V1 लगाना है। बस यही याद रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 लगाना है और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ V1 लगाना है। ये V5 और V1 है क्या? V1 और V5 है क्या? जैसे यहां पर गो होता है और यहां पर गोज है। गोज मतलब गो प्लस ES। कहीं कहीं ये ES ना होकर S भी होता है, गो के लिए नहीं। कोई कोई शब्द में ऐसा होता है, जैसे प्ले, PLAY, यहां पर PLAYS, प्लेज होता है। तो कहीं पर S जोड़ना है, कहीं पर ES जोड़ना है। यह भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कहां पर S जोड़ेंगे, कहां पर ES जोड़ेंगे, कहां पर IVS जोड़ेंगे, कहां पर, मतलब कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल कर सकते हैं या प्लूरल को सिंगुलर कर सकते हैं, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। तो इसका आंसर अभी हम देंगे, क्योंकि हम बताए थे अब एक ट्रिक्स के माध्यम से समझ रहे हैं, हम फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि यह पोस्टमार्टम क्लास है। हर एक चीज का डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है।
ताकि स्टूडेंट के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, नॉलेज गैप ना हो, तभी वो बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं और किसी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो 2-4 बातों को जानकर आप एसएससी, सीजीएल, बैंक के से इंग्लिश को हिला नहीं सकते हैं। ऐसे इंग्लिश को हिलाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। बस याद आप किसको कर सकते हैं? आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स ये सबको याद कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट के बिना आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। बिना कॉन्सेप्ट के कंपटीशन क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज ही है जो आपको क्वालिफाई कराएगा एग्जाम में। तो चलिए फिर से पहुंचते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न यहाँ पर एक और नया आ गया कि हम एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे, आईवीएस कहाँ लगाएंगे। तो इस पर भी हम लोग आंसर देंगे। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा कर देने से स्टूडेंट उसको देखते नहीं है अंत तक। और मेरी चाहत है, इच्छा है, रिक्वेस्ट भी है कि मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो के मूल जगह पर पहुंच पाएंगे। और मेरा वादा है कि यह प्रत्येक वीडियो आपके इंग्लिश लेवल को बढ़ाते जाएगा। यह मेरा वादा है आपसे। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।